तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट के चैनल में आपका स्वागत है। हम आपसे मिल रहे हैं अपने अगले सीजन में। पिछले सीजन में हमने जो पढ़ा वो टैली में टोटल 28 जो ग्रुप्स होते हैं उसमें से 14th के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आज पढ़ने वाले हैं जो रिमेनिंग 14th सीजन ग्रुप बचे हैं उनके बारे में, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किसी भी ग्रुप को, इस जो 28 ग्रुप हैं सब ग्रुप मिला करके, ये हमें ओपन करने की जरूरत नहीं है। इनके अंतर्गत हम लेजर बनाते हैं, तो ग्रुप को हम अंडर भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सन्डी डेटर्स है, तो अब हमें एक्स वाई जेड लिमिटेड का अकाउंट बनाना है जिसको हमने क्रेडिट पर माल बेचा, तो वो कहां पर आएगा, किसके अंडर में आएगा? वो आएगा सन्डी डेटर्स के अंडर में। या हमने किसी एबीसी लिमिटेड से माल खरीदा क्रेडिट में, तो उसका लेजर कहां पर ओपन होगा, किसके अंडर में ओपन होगा? सन्डी क्रेडिटर्स के। ये हमने सब चीजें पढ़ी पिछले सीजन में। आइए जानते हैं अब अगले 14 ग्रुप क्या हैं और उनके अंडर में कौन कौन से लेजर ओपन किए जाते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं अपने पीडीएफ फाइल पे जहां पर हमने इनकी चर्चा की है। सबसे पहले हमने पढ़ा, एक एक करके आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमने ब्रांच डिवीजन के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ा, फिर हमने रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में पढ़ा, फिर हमने करंट एसेट्स के बारे में पढ़ा, बैंक अकाउंट के बारे में पढ़ा, कैश इन हैंड जाना, डिपॉजिट क्या होते हैं, कौन से ग्रुप में, इसमें कौन कौन से लेजर आते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ऑफिस रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट है, एफडी है, ये सब डिपॉजिट में आ जाते हैं। लोन्स एंड एडवांस पढ़े जिसमें सैलरी एडवांस है और एडवांस टू गुड्स सप्लायर है, ये सब आते हैं। स्टॉक इन ट्रेड में रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब आते हैं। सन्डी डेटर्स में हमारे कस्टमर्स के लेजर आते हैं जिनको हम उधारी पर माल बेचते हैं। सन्डी डेटर्स करंट लाइबिलिटीज में हमारे सप्लायर आते हैं जिनको हम माल बेचते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्स में इनकम टैक्स हो गया, टीडीएस की लाइबिलिटी हो गई, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस जो भी है वो सब इसके अंतर्गत अकाउंट खोले जाते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट के भी अकाउंट खोले जाते हैं, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के भी अकाउंट खोले जाते हैं और पे बिल के भी अकाउंट खोले जाते हैं। ये सभी ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत आते हैं। प्रोविजंस, अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो हमारे होने हैं या नुकसान जो हमारा होना है उनके लिए जो प्रोविजन किया जाता है वो प्रोविजन ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर आउटपुट डेट्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर जीएसटी पेबल, वट। उसके बाद हमने पढ़ा था सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप जो होता है वो सब ग्रुप है। सन्ड्री क्रेडिटर जो होता है जिससे हमने माल क्रेडिट में परचेज किया, इसके अंतर्गत सभी सप्लायर्स आते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया था दोस्तों। अब हम चलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरफ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? व्हाट आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस? सीधी भाषा में बोल सकते हैं उत्पादन से सीधे जुड़े खर्च। लेकिन अगर उत्पादन कंपनी नहीं है तो इसलिए प्रॉपर्ली पढ़ते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स। जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेज हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे परचेज हो और चाहे लेबर हो। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, फ्रेट इनवार्ड परचेज से रिलेटेड है। कोई माल परचेज किया जाएगा तो उसमें भाड़ा भी लगेगा, कैरेज लगेगा, लोडिंग अनलोडिंग के लिए वेजेस भी लगेगी। पावर कंजम्पशन मैन्युफैक्चरिंग में होता है तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत कौन कौन से लेजर आ जाएंगे? इसके अंतर्गत आएंगे फ्रेट इनवार्ड, कैरेज, वेजेस एंड पावर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। These expenses considered while calculating gross profit and closely linked with cost of goods sold। बहुत ही क्रूशियल होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने में ये काम आते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक ग्रुप है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन और परचेज से जुड़ा होता है। इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट को भी ये इफेक्टेड करता है। आई होप कि आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में समझ में आ गया। तो हम आपको लेकर चलते हैं डायरेक्ट इनकम में। क्या होती है डायरेक्ट इनकम? डायरेक्ट इनकम आर इनकम डायरेक्टली कनेक्टेड विद मैन बिजनेस एक्टिविटी। डायरेक्टली कनेक्टेड विद मैन बिजनेस एक्टिविटी को डायरेक्ट इनकम कहते हैं। इसके अंतर्गत ये ग्रुप है, इसके अंतर्गत कौन कौन से लेजर ओपन किए जाएंगे? जैसे सेल्स ऑफ स्क्रैप और जॉब वर्क चार्जेस।
ये इनकम इंक्लूड करती है ट्रेडिंग अकाउंट एंड ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्टेड करती हैं। मतलब व्यवसाय की गतिविधि से, मुख्य गतिविधि से मिलने वाली आय को डायरेक्ट इनकम ग्रुप में रखा जाता है। इसमें सेल ऑफ स्क्रैप हो सकता है, सेल्स हो सकती है, जॉब वर्क हो सकता है। मतलब मैन बिजनेस एक्टिविटीज में जो इनकम आती है उसको डायरेक्ट इनकम ग्रुप में रखा जाता है। जैसे सेल्स हो गया, सेल ऑफ स्क्रैप हो गया, मैन्युफैक्चरिंग जॉब वर्क हो गया, वो डायरेक्ट इनकम है। चलते हैं अगले ग्रुप में, फिक्स्ड एसेट्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है। लंबे समय तक उपयोग होने वाली संपत्तियां जो बिजनेस के लिए खरीदी जाती हैं और जिसके बिना बिजनेस का काम ना चले, जो बिजनेस में प्रोडक्शन में सहायक हो, जो बिजनेस चलाने में सहायक हो, जैसे मशीनरी और बिल्डिंग, इन दोनों के बिना बिजनेस नहीं चल सकता है। तो ये जो आइटम है, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, लंबे समय तक बिजनेस के ऑपरेशन में सहायक होते हैं, तो इनको फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप में रखा जाता है। तो आपके जो फिक्स्ड एसेट्स हो गए, एसेट्स में क्या क्या आता है? लैंड एंड बिल्डिंग आती है, इसमें आता है आपका मशीनरी, इसमें आपके आते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लांट, मोबाइल, कंप्यूटर, कार, वट एवर में भी देयर। ये सब लंबे समय तक चलने वाली चीजें हैं, इसलिए इनको फिक्स्ड एसेट्स के ग्रुप में रखा जाता है। फिक्स्ड एसेट्स के ग्रुप में जो लेजर रखने हैं, ये जो मैंने लेजर बताया आपको, ये फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत बनेंगे, अंडर में बनेंगे। तो दोस्तों, फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप क्या है? लंबे समय तक उपयोग होने वाली संपत्तियों का ग्रुप है। वो संपत्तियां कौन सी हैं? लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हो सकता है, प्लांट हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कार हो सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे और आपको लेकर चलते हैं आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? अभी हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़ा था, जो बिजनेस और प्रोडक्शन और परचेस से रिलेटेड होता था। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस। बिजनेस को रूटीन में चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से और परचेस से रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टीजमेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स। तो ये साल के अंत में दीज एक्सपेंसेस आर चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अफेक्ट नेट प्रॉफिट। अभी तक हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते थे, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे उसमें ग्रॉस प्रॉफिट अफेक्टेड होता था। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में नेट प्रॉफिट अफेक्टेड होता है, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट को कम करते हैं। तो ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली बिजनेस के प्रोडक्शन से, परचेज से, डायरेक्ट एक्टिविटीज से संबंधित नहीं है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। हिंदी भाषा में बोले तो कार्यालय से जुड़े सामान्य खर्च, जैसे किराया, सैलरी, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले स्लाइड पर। इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है? जैसे अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने पढ़े, ऐसे ही इनडायरेक्ट इनकम होते हैं। वो इनकम जो डायरेक्टली बिजनेस के थ्रू नहीं आती है। इनडायरेक्ट इनकम आर अर्निंग नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कोर बिजनेस ऑपरेशंस। जैसे मान लीजिए कि आपने कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें आपका सरिया बच गया, कुछ टुकड़े 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 करके क्या करेंगे? हम उसको स्क्रैप में बेच देंगे। वो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसको हम इनडायरेक्ट इनकम में ले आएंगे। इंटरेस्ट रिसीव हो गया हमको, कमीशन रिसीव हो गया, इनकम, डिस्काउंट रिसीव हो गया, रेंट इनकम हो गई। ये सब नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बढ़ाते हैं। तो इनडायरेक्ट इनकम का जो संबंध है सीधे नेट प्रॉफिट से है। मुख्य व्यवसाय से अलग होकर के जो आय आ रही है, जैसे ब्याज की आय है, तो ये इनडायरेक्ट इनकम हो जाती है। अब आपको लेके चलते हैं अगले ग्रुप में, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट आइटम है। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? लेट्स अंडरस्टैंड। जो हमारी बिजनेस की आय है, उस आय को हम बिजनेस में रखते हैं। जनरल रिजर्व में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कैपिटल के हेड में। अब उस इनकम का क्या करें? हमने क्या किया, उस इनकम को उठा करके इन्वेस्ट कर दिया। कहां पर?
शेयर में, म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड्स में, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में। अब इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स और गवर्नमेंट बॉन्ड में, दीज आर मेड टू अर्न रिटर्न्स फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पज एंड आर नॉट मेंट फॉर डेली ट्रेडिंग। अब आपने मान लीजिए गवर्नमेंट के इक्विटी शेयर्स और गवर्नमेंट बॉन्ड में कर दिया, एक निश्चित अर्निंग होगी उससे आपको, एक तो आपको डिविडेंड भी मिलेगी और आपको ब्याज भी मिलेगा, और जब शेयर के भाव बढ़ जाते हैं तो आपकी वो इनकम भी बढ़ जाती है। तो निवेश में आरओआई पर ध्यान दिया जाता है। निवेश में जो वर्ड होता है वो आरओआई के रूप में होता है, ROI। क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसलिए कहीं भी शेयर, कहीं भी पैसा लगाना है तो हमें उसका ROI देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने एफडी में डाल दिया, या म्यूचुअल फंड में डाल दिया, या बॉन्ड्स में डाल दिया, तो वहां से मान लीजिए 10% ROI आपको मिल रहा है। कितने परसेंट? 10%। आपने 1 लाख रुपया शेयर किया, 10% के हिसाब से कितना हो गया? 10,000 रुपए हो गया। आपका 10,000 रुपए सीधा सीधा बिजनेस का प्रॉफिट हो गया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इन्वेस्टमेंट क्या होता है। चलते हैं अगले ग्रुप पर, जहां हम बात करेंगे लोन्स लायबिलिटी की। दोस्तों अभी हमने एक ग्रुप पढ़ा था लोन्स एंड एडवांस, एसेट्स था वो, जहां हम किसी को लोन और एडवांस दे रहे थे तो वो एसेट था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लोन्स लायबिलिटी। आइए समझते हैं। लोन्स लायबिलिटी रिप्रेजेंट बोरोड फंड दैट आर रीपेबल इन द फ्यूचर। जैसे हमने किसी से पर्सनल लोन ले लिया, बिजनेस लोन ले लिया, लोन फ्रॉम रिलेटिव ले लिया। दीज लोन आर लायबिलिटीज एंड मेक बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग ऑन रिपेमेंट पीरियड। मैंने अपने दोस्त से पैसा लिया और उसको बोला भाई जरा मेरे को 10 लाख रुपए दे दे, बिजनेस में घाटा हो रहा है और तेरा पैसा मैं 1 महीने के अंदर लौटा दूंगा जैसे ही मेरा काम हो जाएगा, इसमें बहुत बड़ा मुनाफा मेरा आ रहा है। मैंने अपने फ्रेंड से लोन ले लिया, तो ये शॉर्ट टर्म लोन हो गया क्योंकि मैंने 1 महीने के लिए लिया था। अब मैंने बैंक से लोन ले लिया 4 साल के लिए, बिजनेस लोन, उसकी EMI हम भर रहे हैं, वो हमारा लॉन्ग टर्म लोन हो गया। रिलेटिव से लिया हुआ लोन समय के आधार पर डिसाइड होता है कितने पैसे कितने समय में देना है, तो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। उधार लिया गया पैसा जिसे वापस करना होता है, क्या होता है? लोन्स होता है। क्या होता है? लोन्स। और इसको कहां पर रखते हैं? इसको रखते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में। तो दोस्तों लोन आपको समझ में आ गया। चलते हैं अगले ग्रुप पर, जहां हम बात करेंगे बैंक ओडी की। क्या होता है बैंक ओडी? आइए जानते हैं। बैंक ओडी अकाउंट। बैंक ओडी अकाउंट रिप्रेजेंट्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल्ड फ्रॉम बैंक। क्या? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल्ड फ्रॉम बैंक। बैंक के द्वारा दी गई ओवरड्राफ्ट की सुविधा को बैंक ओडी अकाउंट बोलते हैं। यह ग्रुप है जो बैंक का जो हमने पढ़ा था उसके अंतर्गत आएगा। सन्ड्री करंट एसेट्स के अंतर्गत आएगा बैंक ओडी अकाउंट। इट अलाउज द बिजनेस टू विड्रॉ मोर देन अवेलेबल बैंक बैलेंस अप टू सैंक्शन लिमिट। इट इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड सोन सेपरेटली फॉर बेटर बैंकिंग कंट्रोल। मतलब आपने अपना करंट अकाउंट खोला था, उसमें 0 बैलेंस भी रख सकते हो करंट अकाउंट में। अब बैंक से आपने बोला कि भाई कभी कभी मैं 10-10 लाख रुपए आपके पास रखता हूं, कोई इंटरेस्ट तो लेता नहीं, तो कभी कभी मुझे 10 लाख की जगह 5 लाख ही दे दिया करो जिस पर आप इंटरेस्ट ना लो। तो बैंक बोलेगा भाई ठीक है, 1 आध दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा समय के लिए लोगे तो हम ओडी तो कर देंगे, आपको पैसे दे देंगे, लेकिन जितने दिन आपके पास वो पैसा रहेगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट की सुविधा। EMI नहीं लगती है, उस पर केवल इंटरेस्ट लेता है। जितना आप पैसा अवेल करोगे, मान लीजिए उसने 10 लाख की ओडी दे दी आपको, 10 लाख में से आपने 8 लाख यूज कर लिए तो 8 लाख पर ही इंटरेस्ट लेगा। पूरे 10 लाख यूज कर लिए तो 10 लाख पर इंटरेस्ट लेगा। 10 लाख में से आपने 5 लाख वापस कर दिए तो 5 लाख पर इंटरेस्ट लेगा। तो इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट सुविधा। आई होप आप समझ गए। चलते हैं आगे। आगे हम बात करने वाले हैं सिक्योर्ड लोन की। क्या होते हैं सिक्योर्ड लोन? सिक्योर्ड लोन्स आर लोन्स टेकन अगेंस्ट सिक्योरिटी। लोन्स टेकन अगेंस्ट सिक्योरिटी सच एज प्रॉपर्टी, मशीनरी, फिक्स्ड डिपॉजिट,
एग्जाम्पल के लिए लोन अगेंस्ट बिल्डिंग और मशीनरी लोन, सिंस सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट रेट इज यूजुअली लोअर एंड रीपेमेंट टर्म्स आर रिस्ट्रक्चर्ड। अब दोस्तों लोन दो तरीके का होता है, एक सिक्योर्ड लोन और एक अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन की बात हम करेंगे इसके बाद, पहले हम करते हैं सिक्योर्ड लोन। इसको हम LAP भी बोलते हैं, LAP, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जब हम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन होते हैं तो लोन मिलने में भी हमें आसानी हो जाती है और उस पर इंटरेस्ट भी कम लगता है। ऐसा लोन बैंक देते जरूर है अगर हमारी प्रॉपर्टी प्रॉपर है तो गारंटी के बदले लिया गया ऋण या सिक्योरिटी के बदले या प्रॉपर्टी के बदले लिया गया ऋण सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आता है। जिससे लिया है उसका लेजर इस ग्रुप के अंतर्गत खुलेगा। तो दोस्तों ये सिक्योर्ड लोन आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन क्या है? जो एनी सिक्योरिटी, किसी भी सिक्योरिटी के बिना अवेल किया जाता है, बिना गारंटी के जो लोन मिलता है उसको अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। जैसे लोन फ्रॉम फ्रेंड, दोस्त से उधार ले लिया उसको अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। और रिलेटिव से उधार ले लिया उसको अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। प्राइवेट फाइनेंसर से उधार ले लिया उसको अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। ये लोन्स हायर रिस्क को कैरी करते हैं और हायर इंटरेस्ट रेट होता है। दे आर शोन सेपरेटली फॉर ट्रांसपेरेंसी। क्यों होता है हायर इंटरेस्ट? भाई मेरे से हमारे एक दोस्त ने बोला यार 10 लाख रुपए दे दे। अब उसने जवान डाली और मेरा फर्ज बनता है उस दोस्त की हेल्प करना, मैंने 10 लाख रुपए दे दिए। क्या गारंटी है कि मेरा दोस्त मेरे 10 लाख रुपए मुझे वापस करेगा? कोई गारंटी नहीं है। अगर भाग गया, दिवालिया घोषित कर दिया तो हमारा 10 लाख रुपया गया। हमने बिना गारंटी लिए लोन दे दिया था। तो इसमें बहुत ज्यादा हायर रिस्क होता है, इसलिए हम इसमें हायर इंटरेस्ट रेट लेते हैं। इसमें हायर रिस्क होता है और हायर इंटरेस्ट रेट होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे अनसिक्योर्ड लोन क्या है। चलते हैं आगे। 25 नंबर पर हम आ गए हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये क्या होता है? ये कौन सी वाला है? आइए जानते हैं क्या होते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस और एसेट्स में क्यों रखते हैं इनको। ये ऐसे एक्सपेंसेस के लिए होते हैं, जैसे मान लीजिए बिजनेस हम शुरू कर रहे थे, हमने फैक्ट्री में रंग रोगन करवाया, फर्नीचर लगवाया, फिक्सचर्स लगवाए, लाइट इलेक्ट्रिसिटी सब लगवाया, फिटिंग करवाई, CCTV कैमरे लगवाए और बिजनेस में कैपिटलाइज कर लिए। कुछ एक्सपेंसेस नहीं कैपिटलाइज हो पाए, तो दिस ग्रुप इज यूज्ड फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और डिफर्ड एक्सपेंसेस दैट आर नॉट रिटन ऑफ इमीडिएटली। ऐसे खर्चे हमने किए, प्रारंभिक खर्चे जो रिटन ऑफ इमीडिएटली नहीं हो सकते थे, जैसे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एक कंपनी आप रजिस्टर करो, रजिस्टर होने में 25 से 30 दिन लग जाते हैं। उसको रजिस्टर करवाने के लिए कंसल्टेंट की फीस आपने दी, अपने MOA बनवाए, AOA बनवाए, रजिस्ट्री किया, गवर्नमेंट की फीस दी और उसके बाद कंपनी को चलाने के लिए हमने एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर दिया। तो दीज एक्सपेंसेस आर ग्रेजुअली रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड एंड शोन एज एसेट्स इनिशियली। ध्यान रखें दोस्तों, these expenses are gradually written off over a period and shown as assets initially। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को शुरुआत में हम एसेट साइड में रखते हैं, जिसको बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट। धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हम एक प्रोपोर्शन में इनको राइट ऑफ करते चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। अगर हम हिंदी में बात करें तो स्थगित खर्चों को समय के साथ बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, जैसे प्रारंभिक खर्च। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, कंसल्टेंट फी पेमेंट, गवर्नमेंट फी, लॉन्चिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। ये सब बिजनेस शुरू होने से पहले, जैसे बोलते हैं ना जल्द आ रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है, कमिंग सून, जब इस टाइप के खर्चे होते हैं, वेबसाइट बनाना, वेबसाइट बिल्डिंग एक्सपेंसेस, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ये सब बिजनेस को शुरू करने से पहले किए जाते हैं ताकि बिजनेस आपका एकदम से चालू हो जाए।
तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स में इसलिए डाला जाता है, ये सब खर्चे जो है ना मिसलेनियस एक्सपेंसेस के एसेट्स में डाल देते हैं, इनको इमीडिएटली खर्चे में हम बुक नहीं करते, P&L में बुक नहीं करते हैं, ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट साइड में आ जाते हैं। उसके बाद इनको समय के साथ धीरे 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 खत्म करते चले जाते हैं, बट्टे खाते में डालते जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड कैसे करते हैं। हम टैली में इसका लाइव एग्जाम्पल भी देखेंगे। यहां पर थ्योरी के रूप में आपको मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया है। हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम चर्चा करेंगे परचेज अकाउंट की। परचेज अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने समझ भी लिया है क्या है परचेज अकाउंट, फिर भी मैं आपको एक बार समझाता हूं व्हाट इज परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट रिकॉर्ड्स परचेज ऑफ गुड्स मेंट फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चरिंग। क्या समझ में आया? परचेज अकाउंट एक ग्रुप है जिसके अंतर्गत जो लेजर ओपन किए जाएंगे, बहुत सारे जो मटेरियल हैं आपके उनके नाम ओपन किए जाएंगे, मटेरियल्स के लेजर ओपन किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने जो हमारा गुड्स है बहुत सारे हैं, उनके इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत उनके लेजर ओपन किए जाएंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत क्यों लेजर ओपन किए जाएंगे? क्योंकि वो बेचने के लिए लिए जा रहे हैं या उनका मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। तो मेंट फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चरिंग, जैसे रॉ मटेरियल परचेज, ट्रेडिंग गुड्स परचेज। दिस ग्रुप इज यूज्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड डायरेक्टली अफेक्ट्स ग्रॉस प्रॉफिट। बिक्री हेतु खरीदा गया माल को परचेज अकाउंट कहते हैं। यहां पर नॉट ओनली बिक्री, फॉर सेल्स, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंतर्गत रॉ मटेरियल आता है, ट्रेडिंग गुड्स आता है, ये सब परचेज अकाउंट में हो गया। तो ये ग्रुप कहां जाता है? परचेज अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है और ये सीधा ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ। अगले ग्रुप में हम चर्चा करने वाले सेल्स अकाउंट की। सेल्स अकाउंट रिकॉर्ड रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर तो सर्विस से आपको रेवेन्यू जनरेट करेगा, गुड्स सेलर हो तो आपको गुड्स बेचने से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो सेल्स अकाउंट के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जांपल कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। इट इज प्राइमरी इनकम सोर्स ऑफ द बिजनेस एंड प्लेज ए की रोल इन टर्नओवर एंड प्रॉफिट एनालिसिस। सेल्स अकाउंट क्या है? एक ग्रुप है जो प्राइमरी रोल निभाता है इनकम सोर्स के लिए, प्ले अ की रोल इन टर्नओवर एंड प्रॉफिट एनालिसिस। दूसरे शब्दों में हम बोले सिंपल भाषा में तो माल या सेवा की बिक्री से प्राप्त आय को सेल्स अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। तो सेल्स अकाउंट एक ग्रुप हो गया। इसके अंतर्गत हम क्या क्या रखेंगे? आउटवार्ड सेल्स एक अकाउंट खुल जाएगा और उस सेल्स में क्या क्या सेल कर रहे हैं उन सब के अकाउंट खुल जाएंगे। तो सेल्स अकाउंट रेवेन्यू का सबसे बड़ा कारण है। बिजनेस के रेवेन्यू सेल्स अकाउंट से ही जनरेट होती है। इसके अंतर्गत सेल्स का जो लेजर है वो जनरेट होता है, चाहे वो सर्विस को बेचने से हो, चाहे वो गुड्स को बेचने से हो, चाहे दोनों को बेचने से हो। कैश सेल्स भी हो सकती है, क्रेडिट सेल्स भी हो सकती है। तो सेल्स अकाउंट हो गया ग्रुप हो गया सेल्स अकाउंट। लेजर हो गए कैश सेल, क्रेडिट सेल। और जीएसटी के जमाने में हम अब यहां पर यह भी दिखा सकते हैं इंट्रा स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल। तो ये सब लेजर जो इसके अंतर्गत जनरेट होंगे वो मैंने आपको बताए। तो माल या सेवा की बिक्री से जो आय होती है वो सेल्स अकाउंट के अंतर्गत जाती है। सेल्स अकाउंट का मतलब है ग्रुप के अंतर्गत आएंगे कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, इंटरस्टेट सेल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप कि आपको सेल्स अकाउंट के बारे में समझ में आ गया है। हम चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट जो टैली में ग्रुप दिखाया गया है वो है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस जैसा नाम से ही साबित हो रहा है। क्या होता है सस्पेंस अकाउंट? कभी कभी क्या होता है कि हम कोई एंट्री करना भूल गए, तो हमारे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ गया या हमारे किसी लेजर में डिफरेंस आ गया। हमने उसको, जैसे मान लीजिए कि हमने 1 लाख रुपया खर्चा कर दिया और हमें याद नहीं आ रहा कि वो 1 लाख मैंने किसको दिए थे। अब आप क्या करोगे?
आपकी कैश तो उतनी है नहीं जो आप कैश इन हैंड में उसको दिखाओ, कैश तो निकल चुकी है आपके पास, आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही। तो ऐसे समस्या का निदान करने के लिए एक सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है कि जब याद आएगा तो उसको इसमें खत्म कर देंगे। सिंपल भाषा में सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड टेम्परेरीली व्हेन द करेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट नोन। हम भूल गए हैं। एग्जाम्पल के लिए डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस और अनआइडेंटिफाइड रिसीट्स या अनआइडेंटिफाइड एक्सपेंसेस। वंस क्लैरिफिकेशन इज ऑब्टेन्ड द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द करेक्ट अकाउंट। अस्थायी खाता जब लेन देन स्पष्ट ना हो, मैंने एग्जाम्पल देकर के भी बता दिया कि आपके पास कैश बैलेंस था, ट्रायल डेबिट साइड 1,25,35,239 रुपए आ रहा था। क्रेडिट साइड 1,26,35,239 रुपए आ रहा था। ट्रायल डिफरेंस 1,00,000 था। अब आप क्या करोगे? आपने सभी लेजर्स चेक करने शुरू किए, सभी ग्रुप चेक करने शुरू करे। यू हैव गिवन 1,00,000 to X but forget to record। अब आप या तो X का अकाउंट खोलिए और लोन एंड एडवांस में उसको 1,00,000 रुपए डाल दीजिए। वो एंट्री करना आप भूल गए थे और कैश आपने अपनी कम कर रखी थी, फिजिकल कैश उतनी थी नहीं। तो आप क्या करेंगे? X का अकाउंट ओपन करेंगे जब आपको याद आ जाएगा। जब तक आपको याद नहीं आया तब तक आप कहां रखोगे उस पैसे को? सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट में 1,00,000 रखा जाएगा टिल यू गेट रिमेंबर एक्चुअल एक्सपेंसेस। वंस रिमेंबर देन correction entry to be passed like। आपने क्या किया था? सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड डाल करके ट्रायल बैलेंस मिला दिया था। अब आप क्या करोगे? X डेबिट 1,00,000 और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 1,00,000 और ये सस्पेंस अकाउंट खत्म हो गया। तो सस्पेंस अकाउंट का पर्पज क्या होता है? जब आप कोई एंट्री भूल जाओ, आपको याद नहीं आ रहा और आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा है या कोई लेजर बैलेंस नहीं मिल रहा है, तो वहां पर आप सस्पेंस अकाउंट से अपना ट्रायल बैलेंस मिला सकते हो। इसमें कोई भी अकाउंट आ सकता है और जब आपको याद आ जाए तो सस्पेंस अकाउंट को नलीफाई कर दीजिए। आई होप कि आपको सस्पेंस अकाउंट का पर्पज और उद्देश्य सब कुछ समझ में आ गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह सीजन जिसमें हमने टैली में दिए गए 28 ग्रुप और सब ग्रुप की चर्चा करी, एक एक का मतलब आपको बताया। और अब हम चर्चा करेंगे कि लेजर अकाउंट और वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे बनाए जाते हैं अगले सीजन में। तब तक जितना हमने आज समझाया है उसको याद रखें, इंप्लीमेंट करें, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और अर्न करते रहिए। किसके साथ? लर्न विद RDP टैक्स अपडेट। राजकुमार सक्सेना यानी कि राज डिजिटल पार्क के साथ लर्न करिए, ग्रो करिए, इंप्लीमेंट करिए, अर्न करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी और कंप्लीट करते हैं टैली का कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपने चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए, जो मेरे इस अथक मेहनत को 25 लाख लोगों तक ये सब रूल्स रेगुलेशन और नॉलेज पहुंचाने का मिशन है, उसमें सहायक बनेगा। और आपके नीडी दोस्त को जरूर फॉरवर्ड करवाइए जो बेरोजगार बैठा हुआ है, जो टैक्स कंसल्टेंट है, बस उसके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, अपनी प्रैक्टिस में बिजी है, जीएसटी प्रैक्टिशनर है, उसकी अर्निंग नहीं हो रही, क्लाइंट नहीं आ रहे, उसको शेयर करिए ताकि वो ये चीजें सीख करके और ज्यादा अपना अर्न कर सके। ये सभी उन बेरोजगारों के लिए मैं कोर्स समर्पित करता हूं जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।